वेलकम टू अनअकैडमी। लेट्स क्रैक यूपीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप सबका स्वागत है फिर से एक बार हम ऑफलाइन क्लासेस में, जहां पे हम डाउट क्लियरिंग सेशंस ले रहे हैं। आज एक नया टॉपिक हम लेके आपके लिए आए हैं। बेसिकली रिसेंटली इन 2020 में जो हमारा प्री का एग्ज़ाम हुआ और अचानक से बच्चों के मन में एक था कि सर कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए जो अनइवन टाइप के थे, जिनका कोई रोल नहीं बनता था कि वो पूछे जाएं। और उसमें से एक जो हमारा प्री का क्वेश्चन रहा वो फॉरेनर ट्रैवलर के ऊपर था। बेसिकली इनका थोड़ा सा रोल जो है वो गोवा में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और अभी फ़िलहाल में कुछ दिन पहले भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेलिब्रेट भी किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर थोड़ा सा उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो प्री के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट था। अब रीज़न ये था कि उस समय बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज था। एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर भी होता है कि क्या सर कहीं पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इधर इट इज़ स्पेक्ट्रम, अब बिपिन चंद्रा या फिर कोई भी बुक, कृष्ण रेड्डी की बुक ऐसी कोई है जहाँ पे इनके बारे में मेंशन किया गया है। वैसे अगर देखा जाए तो हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ज़्यादा ट्रेवलर्स की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास सोर्सेज बहुत इनफ हैं। अब एंशिएंट टाइम और मिडाइवल टाइम पे क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास ऑथेंटिक सोर्सेज नहीं होते हैं। तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है कि हम लोग ज़्यादातर या तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज पे रहते हैं या फिर कोई लिटरेचर अगर किसी ने दी है, जैसे हमने मेगास्थनीज के बारे में पढ़ा हुआ होगा, अब्दुल रज़ाक के बारे में पढ़ा, डी कॉन्टी के बारे में पढ़ा, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। लेकिन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को अगर हम लेके चलें तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हमें लगता नहीं है कि फॉरेन ट्रेवलर्स की उतनी इंपॉर्टेंस रखी गई। लेकिन यूपीएससी है तो कुछ भी पूछ सकता है। फिर आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से कोई चीज़ ऐसी पूछी जाएगी। और यही सवाल था। बेसिकली एक क्रिश्चियनिटी के तौर पे उनको जाना जाता है और माना यह जाता है कि उन्होंने इंडिया में आके क्रिश्चियंस का जो कैथोलिक क्रिश्चियंस थे, और क्योंकि रोमन कैथोलिक्स तो टॉप मोस्ट रहे हैं, तो उनका ये मानना था कि गोवा के अंदर आके उन्होंने क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा स्प्रेड करने की कोशिश की है। मुझे अभी भी याद आता है, आप कंपैरिजन अगर करके देखेंगे मिडाइवल हिस्ट्री को, और दो मूवमेंट्स हुई थी हमारे पास, एक भक्ति मूवमेंट थी और एक थी हमारे पास सूफी मूवमेंट। अब दोनों मूवमेंट्स को अगर कंपैरिजन करके देख लेंगे तो बेसिकली उनका काम स्प्रेड नहीं था। ना ही तो किसी मूवमेंट ने ये कहा कि ये हिंदुज़म को फॉलो किया जाए, ना ही सूफी मूवमेंट की तरफ से था कि इस्लाम को जो है स्प्रेड। बेसिकली जो वो मैसेज देने आए थे वो कुछ और थी। वो मैसेज ये थी कि हम लोगों को एक गॉड पे बिलीव करना चाहिए। आइडल वर्कशिप के ऊपर उन्होंने बात की। और सबसे बड़ी बात जो सिमिलैरिटीज़ थी और जो डिसिमिलैरिटीज़ दो धर्मों के बीच में होती है, तो उन्होंने कहा था कि लेट्स कम हैव अ कॉमनैलिटीज़ बिटवीन द टू रीजन रेदर देन आप लोग डिसिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं, क्योंकि उससे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है। और दोनों अगर पढ़ेंगे आप सूफीज़म और भक्ति मूवमेंट, तो दोनों में एक चीज़ बड़ी कॉमन मिलती है कि दोनों ने कास्ट सिस्टम को डिस्क्रिमिनेट किया है। आज ऐसे ही एक फॉरेनर ट्रेवलर की बात करेंगे, बट बिफोर आई शुड स्टार्ट आई वेलकम ऑल ऑफ यू द ग्रेट हॉल यूपीएससी 2022-2023, जहां पे आपको ऑफलाइन क्लासेस मिलती हैं। आज मैं बात कर रहा हूं हु वाज सेंट फ्रांसिस जेवियर। ये याद करिएगा 2023 में इनके बारे में पूछ ही डाला था। तो जब हम लोग एग्जामिनेशन हॉल से बच्चे बाहर निकले तो उनके लिए मन में एक सवाल था, बेटा बहुत ही अजीब तरीके का सवाल था कि इनकी डेथ कहाँ पे हुई। कंट्रोवर्शियल तौर पे अगर हम देखें तो यूपीएससी कभी भी डेथ, बर्थ, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट बेसिस पे पूछा जाए तो स्टेटमेंट बेसिस पे अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो फिर डेथ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है और बर्थ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बेसिकली इनकी डेथ जो है वो चाइना में हुई, लेकिन उसके बाद कुछ रोल प्ले किया गया कि नहीं, इनका जो है सारा कुछ ये जो ग्रेवयार्ड्स वगैरह जो भी बनता है ये हम लोगों को गोवा में बनाना है। और गोवा में आज भी इनकी सेलिब्रेशन की जाती है और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने में। अब कंफ्यूज नहीं होना कि सर क्या हम इनको एक ऐसा फॉरेन ट्रेवलर समझें जिन्होंने स्प्रेड की थी मैसेज ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी, या भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट जैसा कुछ कंसेप्ट इनसे देखने को मिलता है। आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर आई शुड स्टार्ट, यस, क्रैक यूपीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपको मिलते हैं। आप इन एजुकेटर के साथ ऑनलाइन क्लास तो लेते ही लेते हैं। अब आपके पास एक मौका है कि आप क्लास में आके इन लोगों के साथ इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट लगता है कि क्लास लेने के समय में ऐसी कोई चीज़ है जो रह गई, आप यहाँ आ सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कहाँ क्लासेस होती हैं तो इस वीडियो के नीचे जो लिंक वगैरह दी होगी वहाँ से आपको सारी जानकारी भी मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, यू कैन गो विद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वेयर यू विल गेट ए पर्सनल गाइड, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लान एंड एक्सपर्ट गाइडलाइंस
और ये सारी चीज़ें एक यूपीएससी के कैंडिडेट को ज़रूरी चाहिए भी, क्योंकि अगर वो इन सारी चीज़ें उसको एक पर्सनल गाइड मिल जाए जो उसको बता पाए कि बेटा क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं बार बार कहता हूँ इट इज़ वन मस्ट एबल टू ड्रा लाइन ऑफ डिमार्केशन व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत उलझन रहती है, और सबसे ज़्यादा जब कंटेंट की हम बात करते हैं। So here you can use my code Suhail10 and I will be there to guide you properly for 1 year and 2 year. And those who want to take a subscription for optional only for 1 year, they have to pay 24,750. You can join us the Telegram channel called the Great Hall UPSC CSE. वाह, ये इनके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं थोड़ा सा। शायद मे भी आपने हिस्ट्री के अंदर इनको अब इसलिए पढ़ना शुरू कर दिया होगा क्योंकि 2021 प्री में हम लोगों को इससे एक प्री का क्वेश्चन पूछा गया था। फिर बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज था कि सर क्या अगर आप प्री के 2020 के पेपर को देख भी लेंगे जो कि 21 में हुआ, बेसिकली इनसे ये सवाल पूछा गया था कि इनकी डेथ को लेके एक सवाल था कि कहाँ हुई। बेसिकली चाइना में ये स्प्रेड करना चाहते थे, और किस, एक याद रखिएगा ये कैथोलिक थे, कैथोलिक क्रिश्चियन, और इनका मेन मकसद था कि इंडिया के अंदर ना क्रिश्चियनिटी को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड किया जाए, और इन्हीं के ऊपर सवाल भी बन गया। बड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है। अब देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर हैज ग्रेटेड द पीपल ऑफ गोवा ऑन द डे ऑफ द फीस्ट ऑफ द सेंट फ्रांसिस जेवियर। अभी उन्होंने इसको ग्रीटिंग भी भेजी। अब सवाल यही बनता है कि आए किस लिए थे ये, इनकी इंपॉर्टेंस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्या बनती है और क्या रोल ये प्ले करते हैं हमारी हिस्ट्री के लिए खासकर। अब आज के दौर पे हम इनको कैसे देखते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे, और यूपीएससी इनको कहाँ पे देखता है, ये भी जरा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी ये हाल फिलहाल में न्यूज में भी थे। नेक्स्ट ईयर मीन्स में अगर दिख जाए तो जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। फ्रांसिस जेवियर वाज अ 16th सेंचुरी स्पेनिश। अब ये स्पेनिश का वर्ड जब आता है ना तो आपको कुछ याद आता है। मैं एक एक पॉइंट आपको बताता हूं। जब भी यहां पे स्पेनिश वर्ड यूज किया जाए हिस्ट्री के अंदर, ये वाला पॉइंट एक स्पेनिश के नाम से और एक पुर्तगाल के नाम से, अगर हो सका कभी ऐसा हुआ कि पुर्तगाल का नाम भी आ गया तो दोनों के बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने मॉडर्न टाइम के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो कॉलोनाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ। ये लोग कॉलोनाइजेशन यानी कि दूसरी कंट्रीज पे कब्जा कर लेते थे। दूसरी चीज, स्पेनिश और पुर्तगाल के बारे में आप सब जानते हैं कि इंपीरियलिज्म की जो है बहुत बिलीव करते थे। इनके मुताबिक हमें ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज अपने कंट्रोल में करनी चाहिए। मुझे अभी याद आता है, और आप लोगों को क्योंकि ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ताकि आप गलती ना करें। याद करिएगा, एक समय था अफ्रीका का। अब ये कंट्रीज जो थी, इनका ज्यादातर काम जो होता था, 90% जो ये काम करते थे, 90% इनका जो है वो कैटल रेयरिंग वगैरह करते थे। कैटल का काम, पशुपालन जिसे हम कहते हैं, वही काम करते थे। और हालात अफ्रीका के वैसे भी कुछ ठीक नहीं थे, लेकिन अफ्रीका रिसोर्सेज के हिसाब से स्पेनिश और पुर्तगाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये मैं उन्हीं पुर्तगाल की बात करता हूं जो कि कभी इंडिया में भी आए थे और इस उम्मीद से आए थे कि हम लोग ट्रेड करेंगे। मुझे वास्को डी गामा याद आता है, अभी उन्होंने विजिट किया था। लेकिन इनके अब सवाल ये बनता है कि सर फिर अपनी दूसरी कंट्री क्यों नहीं लिखी, यहां पे अपने स्पेनिश लिख दिया और पुर्तगाल, तो फिर तो आपको एक और कंट्री भी ऐड करनी चाहिए थी जिस कंट्री का नाम था इंग्लैंड, क्योंकि ये भी तो वही लोग थे ना जो ज्यादातर बिलीव करते कि सबसे ज्यादा कंट्रीज हमारे अंडर हों, पावर बढ़े, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिली। बेटा सवाल ठीक है, इंग्लैंड को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड में और इन दो कंट्रीज में बहुत फर्क है। ये कंट्रीज ज्यादातर अगर आप देखेंगे जो इन्होंने इंपीरियलिज्म और कॉलोनाइजेशन किया था अफ्रीका कंट्री के अंदर, तो ये ज्यादातर क्या काम करते थे, ये वायरस के थ्रू जो है कंट्रोल करते थे किसी भी कंट्री को। यानी आजकल का कोविड-19 देख लीजिए। अब इस पे भी सवाल बनता है कि क्या कोविड-19 का जो ये वायरस वगैरह फैल गया, ये इसलिए तो नहीं है कहीं पे एक जियोपॉलिटिक्स खेली जा रही है ताकि कंट्री ज्यादा से ज्यादा गरीब हो जाएंगी। जब कंट्री गरीब हो जाएगी तो डेफिनेटली उसको रिच कंट्री के पास जाना है, और फिर रिच कंट्री उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगी क्योंकि ऑलरेडी उसका जीडीपी गिरा होगा तो रिसोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे, जो कि बातें चल भी रही हैं। अभी आपने सुना भी होगा, इस बार जो हमारा ओलंपिक्स हो रहा है वो चाइना के अंदर हो रहा है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जी ने कह दिया कि हम नहीं करेंगे, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब देखिए ये क्या है, मुझे अभी भी याद आता है कि अगर ऐसी घटनाएं देखी जाए पीछे पास में भी अगर आप देखेंगे तो जर्मनी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब आप ओलंपिक्स को लेके, क्योंकि हम मानते हैं कि एक स्पोर्ट्समैनशिप जो होती है वो बहुत कंट्रीज को क्लोज लाती है,
अब अमेरिका ने इस बार मना कर दिया कि हमारा कोई भी वहां पे नहीं जाएगा, जो भाई बहुत दुख की बात है। रिसेंटली अगर हम टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें तो अमेरिका का बहुत अच्छा नाम रहा वहां पे। अब अमेरिका कितना पीछे जा रहा है, क्या हो रहा है, ये सारा कुछ, क्योंकि उनका मानना अभी भी है कि अभी तक पूरी रिसर्च हुई नहीं कि कोविड-19 जो है वो कहीं ना कहीं चाइना के उस वुहान साइड से निकल के आया था। इसके पीछे यही रीजन था कि अमेरिका को बहुत गरीब करना, या बहुत सारी चीजें चल रही हैं माइंड में कहीं ना कहीं फिर से वो स्पेनिश और पुर्तगाल। आप देखिए यूपीएससी की किसी भी वेबसाइट पे आप जाके चेक भी करेंगे आप, और टेस्ट सीरीज में भी जाएंगे, वो अभी भी कह रहे हैं कि क्या आपको नहीं लगता है कि ये वही वापस स्पेनिश वाला टाइम आ चुका है। स्पेनिश और पुर्तगाल जब कंट्रीज कहीं पे भी जाती थी तो उनके पास तो वेपन्स होते नहीं थे, तो वायरस डाल दिया। क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर मुझे अभी याद है, आई होप आप लोग बुक भी खोलेंगे, और एक चैप्टर हमारा है द एज ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, और एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी, दैट इज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेयर यू विल गेट अ टॉपिक रिगार्डिंग रेंडर पेस्ट। एक बीमारी आती थी, ये अक्सर ये बीमारी जो है ये जानवरों में पाई जाती है, और इससे क्या होगा कि आपके जो जानवर होते हैं वो बहुत बहुत लीन और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के बाद उनकी डेथ हो जाती है। अब अफ्रीका की कंट्रीज के अंदर 90% लोग यही काम करते थे, और ये बीमारी जब फैली तो वो सब मर गए, उनके पास काम नहीं रहा। तो स्पेनिश लोगों ने उनको बोला कि देखिए अब तो आप अफ्रीका में रह नहीं पाएंगे, एंड नाउ यू हैव टू मूव समवेयर एल्स फॉर वर्किंग। तो उन्होंने क्या काम किया, उनको स्लेव बना दिया। तो अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका पूरा स्लेव था, और इनको फोर्सेड लेबर के तौर पे काम करवाया जाता था। अब इंडिया और अफ्रीका की कंट्रीज का अगर हम थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री में भी चले जाएं तो दोनों कंट्रीज का कुछ मुझे सिनेरियो सेम सा ही लगता है, लेकिन फर्क एक था। इंग्लैंड ने जो कॉलोनाइज इंडिया पे किया उसमें वायरस नहीं था, ये बड़ी अच्छी बात है। यहां पे आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के रिसोर्सेज तो छीन लिए, सब कुछ ले गया, लेकिन एटलीस्ट एक चीज की, एजुकेशन भी प्रोवाइड की, कुछ रिफॉर्म भी किए, जैसे प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम का याद आता होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक राजा राम मोहन राय के साथ मिलके बहुत अच्छे रिफॉर्म भी हुए। फिर मुझे याद आता है लॉर्ड डलहौजी का टाइम, एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा बात हुई, वुड डिस्पैच कमीशन आया। फिर उसके बाद लॉर्ड कैनिंग जब यहाँ के वाइसराय बने, उन्होंने नई नई यूनिवर्सिटीज खोली, रेलवे का भी उद्घाटन वगैरह हुआ। मान के चलते हैं कि लॉर्ड कर्जन को अपना बेनिफिट भी था उसमें। यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी रिफॉर्म लाए गए। तो हम अगर कंपैरिजन करें स्पेनिश / पुर्तगाल / इंग्लैंड कि दोनों ने कॉलोनाइज किया, दोनों का मकसद एक था कि रिसोर्सेज छीनने, लेकिन फर्क था। इन लोगों का अगर देखेंगे तो ये बहुत हार्श तरीके से वायरस को लेके आते थे। तो इंग्लैंड वाले लोगों की जो पॉलिसी थी वो क्या था कि डिवाइड एंड रूल कर देंगे, नई पॉलिसी सब्सिडियरी अलायंस कर दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डाल दिया, तो देशों को अपने साथ करते थे, लेकिन इनका कोई सिस्टम अलग था। तभी मैंने कहा कि आप इस बंदे को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक इसका बैकग्राउंड नहीं समझ पाते। अब बैकग्राउंड ये दिखाया जाता है कि फ्रांसिस ज़ेवियर वाज अ 16th सेंचुरी स्पेनिश। जब ये वर्ड दिमाग में आ गया तो सोच लीजिएगा, अब ये स्पेनिश से बिलोंग करते हैं और इंडिया आए हैं। अब ऐसा नहीं है कि सर क्या हम इनको उसी रोल में देखते हैं जहां पे स्पेनिश लोग वायरस लेके, ये वायरस लेके आए नहीं थे मैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो ये भी देखना पड़ता है कि उनका पास्ट कैसा रहा है, और इंडिया के साथ तो इंडिया के साथ क्या रहा है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं आप लोगों के लिए। अच्छा, यहां पे अगर हम इसको स्पेनिश के साथ जोड़ दें तो सर ये गलत तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक रिलीजन की मैसेज लेके आए थे इंडिया में। तो आप बाकी के स्पेनिश वाले लोगों को उसके साथ कंपेयर करिए, इसको मत कीजिए। ये भी हो सकता है अगर कुछ बच्चों को ऐसा लगता है, बुक चेक कर लीजिएगा। ही इज रिगार्डेड एज द स्पेनिश मिशनरीज एंड प्रीस्ट हु इज रिवर्ड एज द जेरिसो साहिब लॉर्ड ऑफ गोवा। आज भी इनको अगर गोवा के अंदर अगर आप जाएंगे तो लॉर्ड ऑफ गोवा कहा जाता है इनको, बहुत बड़ा नाम। अभी गोवा के अंदर तो इनके ऊपर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा चर्च भी बन गया है। सो रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिशनरीज, ही इज आल्सो नोन एज द एपिस्टल ऑफ द इंडियाज। और जापान के अंदर दो जगह पे इन्होंने अपना नाम कमाया है, इंडिया और जापान। अब अगर इंडिया और जापान के अंदर हम लोग क्रिश्चियनिटी को देखें तो क्या क्रिश्चियनिटी इन्हीं की देन है क्या? ऐसा भी नहीं है। क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी अगर हम देख लें तो बहुत पास्ट में एंशिएंट हिस्ट्री में भी हमें देखने को मिलता है कि सर जो आज क्रिश्चियन इंडिया के अंदर हैं उनके पीछे इनका बड़ा हाथ है क्या? हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूं, क्योंकि अब फिर बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन जाएगा। आप यूपीएससी आपसे क्या पूछ सकता है।
फ्रांसिस वॉज द फर्स्ट क्रिश्चियंस। अब ये भी वोट भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। पहले क्रिश्चियन थे जो अलग अलग कंट्रीज में गए। अलग अलग कंट्रीज में जाने का मकसद इन्होंने खुद भी बताया है कि मेरा यही था कि मैं क्रिश्चियनिटी को लोगों तक पहुंचाऊं। यहां से खुद हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ये पढ़ते हैं कि पुर्तगाल और स्पेनिश, अगर आप बुक चेक करेंगे स्पेक्ट्रम की, उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो पुर्तगाल और स्पेनिश थे ये पहली कंट्री थी जिन्होंने यहां पे क्रिश्चियनिटी का कंसेप्ट लाया था कि देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियन बनाओ। जब आप क्रिश्चियन बना देंगे रिलीजियस पॉलिसी, तो पॉपुलेशन आपकी होगी, तो आप इजीली जो है उस देश को अपने अंडर कर लेंगे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी। अब आप कहेंगे कि सर ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्योंकि बुक के अंदर लिखा है, तो वो बन जाएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1830, और उसके बाद 1833 में भी हुआ, लेकिन उन्होंने बाद में किया है। पुर्तगाल पहली कंट्री थी। तो कहीं ना कहीं लिस्ट पीछे बड़ी अच्छी लग रही है। जापान के अंदर, हर आइलैंड के अंदर जा जाके इन्होंने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने की बात की है। की पॉइंट अगर इनके बारे में याद रखें, यह सवाल यूपीएससी ने पूछा। अब उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि इस तरीके के सवाल यूपीएससी से हो सकता है, लेकिन उन्होंने बता दिया हिज डेथ एनिवर्सरी ऑन December 3rd, यानी कि 3-4 दिन पहले की बात है, ऑफ द डेज एज Navier in the Navier, Spain, where he was born. Saint Francis Xavier was the first buried on a beach at Shangchong Island of the China. वहां पे उनको डाल दिया गया। Later on the demand of the Indians, इनको वापस लाया गया। लेकिन सवाल यूपीएससी ने यही बोला था कि उनकी डेथ हुई कहां पे है, तो वो ये चाइना के अंदर हुई है। तो क्रिश्चियनिटी का कंसेप्ट यहां से भी निकल के आता है। फिर लास्ट पे लेटर शिफ्टेड टू द बॉम जीसस बेसिलिका गोवा के अंदर आपको आज ये देखने को मिलेंगे। तो यूपीएससी ने यही पूछा था कि डेथ हुई कहां पे। अगर ये पूछा होता कि डेथ होने के बाद उनको कहां पे लाया गया, तो शायद आंसर थोड़ा सा डिफरेंट बन जाता। ये बड़ी अच्छी चीज है, ये याद रखने की जरूरत थी। अब ये आपको आज शायद में भी आप विजिट करेंगे तो थोड़ा सा रोमन टाइप का इनमें आर्ट देखने को मिलता है, क्योंकि रोम के साथ इनका कनेक्शन बहुत था। द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस इज अ रोमन कैथोलिक बेसिलिक विच इज लोकेटेड इन द गोवा। इट इज अ पार्ट ऑफ द चर्चेस and converts to Goa, which is designated as a World Heritage Site by the UNESCO. World Heritage Site के अंदर भी दे दिया है। बड़ा खूबसूरत सा लगेगा आपको। कहीं ना कहीं इसके पीछे आप विजिट भी किए होंगे कभी, लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा। इसकी एक बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे। इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी के पीछे इस चर्च का बहुत बड़ा हाथ, और इसका क्रेडिट तो सारा फिर इन्हीं को जाता है कि यही आए थे और इन्होंने ही सारा कुछ स्टार्ट भी किया था। और कुछ चीजें अब देखिए, इनको क्यों हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं। एनुअल इस बार तो वैसे कोविड-19 के वजह से इस बार तो हमने वहां पे, वरना बड़ा फेस्टिवल होता है गोवा के अंदर, बहुत सारे लोग भी जाते हैं, एक बड़ी सेलिब्रेशन भी होती है। बट ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ द कोविड-19 द प्रोटोकॉल, इट वाज नाउ सेलिब्रेटेड थ्रू ऑनलाइन एवरी ईयर ऑन द डेथ ऑफ एनिवर्सरी ऑफ फ्रांसिस ज़ेवियर December 3। मुझे कुछ बच्चों ने बोला था कि सर इनकी कोई इंपॉर्टेंस तो थी नहीं, तो यूपीएससी ने सवाल पूछा क्यों। तो बेटा आपको यह समझ में आना चाहिए था कि गोवा में हर साल तो इनको सेलिब्रेट किया जाता था, और December 3 में a huge congregation with 1,000 of devotees from the countries held in the Goa। बहुत अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं, इवन तो चाइना से आते हैं, जापान से आते हैं, तो सेलिब्रेट करते हैं इनके बारे में। और however this year due to the COVID-19 pandemic, तो हम लोगों ने थोड़ा सा इसको उतना ज्यादा नहीं किया। We will be telecast virtually. The announcement was made by the church, जो वहां के प्रीस्ट थे, his work। अब ये इंपॉर्टेंट है कि सर आया क्यों था वो, और क्या काम था उनका। क्या वो भक्ति मूवमेंट वाला था कि शंकराचार्य की तरह, जब उन्होंने साउथ साइड और नॉर्थ साइड में जब हम लोग भक्ति मूवमेंट को पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा था देखिए ये जो आपने गॉड के बीच में और मिडल मैन ले आए हो, प्रीस्ट वगैरह, क्योंकि उस समय प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को पता ही नहीं था सुप्रीम गॉड क्या है। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो वहां पे यही लिखा गया है कि लोगों को यह नहीं पता है कि सुप्रीम गॉड क्या होता है। गॉड डज नॉट मीन कि आपने प्रे कर दिया और आपको गॉड मिल गया। उसमें भक्ति मूवमेंट में यह कहता है कि आपको क्लियरली यह बताना पड़ेगा कि एक आप है और एक आपका सोल है, और उसके बीच में कोई और नहीं है। भगवान है तो फिर उसमें बीच के बंदे नहीं आते। जैसे उस समय क्या हुआ करता था कि आपको सैक्रिफाइस करना तो भगवान मिलेगा, रिचुअल्स करेंगे तो भगवान में नहीं मिलेगा। भगवान इसलिए नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, भगवान उन लोगों को मिलता है जिनका दिल, सोल साफ हो, क्लियर, नीट एंड क्लीन। सेम वर्ड कॉपी पेस्ट अगर आप देखेंगे सूफीज्म में भी यही कहा कि आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे ध्यान देना पड़ेगा। बॉडी को आप धो लेंगे, साफ कर लेंगे। अब इनकी टीचिंग को भी जरा कंपैरिजन कर लें, क्या उनकी टीचिंग सूफी मूवमेंट से या भक्ति मूवमेंट से मिलती है। तो इनकी टीचिंग का क्या है, ही हैज आस्क्ड फॉर अ स्पेशल मिनिस्टर टू द किंग ऑफ पुर्तगाल। आप पुर्तगाल चले जाइए आप। अब ये क्यों आए थे जरा समझने की जरूरत है। पुर्तगाल whose sole office would be a further Christianity in the Goa।
तो मतलब यहां पे क्लियर है कि क्रिश्चियनिटी को इंडिया के अंदर किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। इवन वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, सारे रिलीजन को हम रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप फिर से, मैं क्योंकि आप लोगों को इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि आपको डाउट ना रहे, आप फिर से भक्ति मूवमेंट पढ़िए, तो भक्ति मूवमेंट वो कहता है कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल एंड देयर इज वन गॉड, देयर इज नो अदर गॉड, एंड एज फार एज द शंकराचार्य इज कंसर्न, रामानुजा इज कंसर्न, और भी पढ़ लीजिए, कालिदास पढ़ लीजिए, उसके बाद जो बाकी के इंपॉर्टेंस है गुरु नानक साहब को पढ़ लीजिए, उनके वर्ड में एक चीज थी, देयर इज नो आइडल वर्शिप, भगवान एक है और वो आपके और आपके बीच में कोई और बंदा नहीं आ सकता। आज जैसे हम लोगों ने एंड वो रिलीजन नहीं है जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, जो भी अगर आपका मजहब आपको यह सिखाता है कि आप सुपीरियर हैं और दूसरे इंफीरियर हैं, तो वो मजहब नहीं हो सकता। तो वो चीज कहीं पे यहां पे देखने को कि आपको क्रिश्चियनिटी गोवा के अंदर, ही ऑल्सो वॉज द फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी टू वेंचर इनटू द जापान गया, जापान से फिर दूसरे देशों में, ये तो वैसे सूफीज्म में भी हुआ है और भक्ति मूवमेंट में, क्योंकि वो भी माइग्रेट करते थे। मलंग लोग जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट भी करते हैं, और एक एक आइलैंड्स में जाके इन्होंने क्रिश्चियनिटी के बारे में बहुत कुछ बोला भी था। इन दोज एरिया स्ट्रगलिंग टू लर्न द लोकल लैंग्वेज, आहा, ये बात बड़ी समझ में मुझे आ गई, और ये मुझे याद आ रहा है निजामुद्दीन औलिया, वो जब आए थे, और आपको याद है कि जब इंडिया के अंदर इस्लाम का, अब ये भी याद रखिएगा, ये भी लिखा हुआ है बुक के अंदर, मैं ही बता रहा हूं, अगर आप बुक चेक करेंगे, पूनम दलाल की एक बुक आती है मिडाइवल हिस्ट्री, और साथ में उनकी एंशिएंट हिस्ट्री भी आती है, उसमें ये लिखा गया है कि जब भी कोई मूव करता था फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, पहली चीज तो ये कर लो वहां की लैंग्वेज सीख लो। अगर आप लैंग्वेज नहीं सीख पाए तो लोगों को क्या समझाओगे। अब इनकी लैंग्वेज जरा देख लीजिए, क्योंकि एक तो ये क्रिश्चियन है, इंग्लिश है, तो इन्होंने लोकल लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर दी। क्या रीजन था वो आप बताएंगे, और वो नीचे कमेंट में बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में वो रियलिटी क्या थी। इन दोज एरियाज स्ट्रगलिंग टू लर्न द लोकल लैंग्वेज एंड द फेस ऑफ ऑपोजिशन ही हैड लेस सक्सेस देन ही हैड एंजॉयड इन इंडिया। दूसरे देशों में ऐसी उनको कामयाबी नहीं मिली, इंडिया में उनको वो कामयाबी मिल गई। अब ये वर्ड कामयाबी जो है वो क्या है, वो है क्रिश्चियनिटी। आज भी हमारे यहां पे क्रिश्चियंस हैं और हम बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, इधर मुस्लिम, हिंदू, सिख्स, ईसाई, हम तो सब कहते हैं कि आपस में है भाई भाई, बट ये भी देखना पड़ता है आपको ऑरिजिन कैसे हुआ, किस तरीके से फैला, क्योंकि कुछ लोगों का भी मानना है कि सर सिल्क रूट, क्योंकि सिल्क रूट के थ्रू जो है बुद्धिज्म आया था बेटा, जो चाइना को बाकी की कंट्रीज के साथ जोड़ा जाता था। अब यहां पे ज़ेवियर वाज अबाउट टू एक्सटेंड हिज मिशन, जो मिशनरीज क्रिश्चियनिटी के तौर पे प्रीचिंग टू द चाइना व्हेन ही डाइड इन दे। अब ये चाइना गए थे प्रीच करने के लिए कि भाई क्रिश्चियनिटी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और यहां पे एक आइलैंड में उनका एंड हो जाता है और लाइफ उनकी यहीं पे खत्म। नून एज ऑब्स्टल ऑफ दिस इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जापान के लिए, क्योंकि ये दो वो कंट्रीज हैं जिनको उन्होंने पूरी प्रॉपरली क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया। ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिशनरीज सिंस द पॉल दे ऑब्स्टल, एक पॉल भी थे, उसके बाद दूसरा नाम इनका आता है। लेगेसी अगर देखें सर, मुझे ये लगता है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आज कहां पे आप इनको देखते हैं, क्योंकि अगर प्री का क्वेश्चन बन गया तो मेंस में भी देख सकते हैं हम लोग, तो मुझे लगता है कि शायद में भी लेगेसी के तौर पे आप ये देख सकते हैं कि एक लेजेंड तरीके से रहे। मॉडर्न स्कॉलरशिप हैज डिस्पेल्ड मनी ऑफ द लेजेंड्स कनेक्टेड विद द सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर एंड हैज आल्सो डिफेंडेड हिम अगेंस्ट द क्रिटिक्स। कुछ लोग क्रिटिक्स भी करेंगे, अब हमारे लिए तो एक लेजेंड टाइप के रहे हैं क्योंकि बहुत कुछ किया। ए 20th century estimate put the figure of those baptized by him near about भारत के अंदर, ये जरा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंडिया के अंदर अगर हम देखें कुल मिला के 30,000 को इन्होंने क्रिश्चियन बनाया, एज अपोज टू बी नियर अबाउट 1 lakh asserted by the about 6 exaggeration. In reality, he had struggled while language wherever they worked and did not possess the gift of the tongue attributed to him. याद रखिएगा क्रिश्चियनिटी। He is justly credited for his idea that missionary must be adapted to the customs and language of the peoples who belongs to the upper class, and for his advocation of the educated native clergy, initiative not always followed by his successors. तो इंडिया के अंदर इनका एक सबसे बड़ा नाम इसीलिए लिया जाता है, आज लेजेंड के तौर पे भी देखा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा क्रिश्चियनिटी को एक्सपैंड करने की कोशिश, स्प्रेड करने की कोशिश की है। A vigorous and prolonged presentation in the 17th century did destroy the missions. He founded the miracles in Japan, but only after 1000 he died as a. अभी भी उनको एक उपलब्धि दी जाती है कि वो एक जंग करते करते
मर गए, क्योंकि लोगों को ये सही रास्ता दिखा रहे थे। इवन बिफोर हिज डेथ फ्रांसिस जेवियर वाज कंसिडर्ड एज संत, फिर इनको संत का नाम दे दिया गया। अब संत हम उनको कहते हैं जो रियलिटी पेश करते हैं। संत हम लोग पीछे भी बता चुके हैं, हमारे जो भक्ति मूवमेंट या सूफी मूवमेंट में भी अगर आप देखेंगे। एंड ही हैज बीन फॉर्मली वेंडर्ड एज सच बाय द कैथोलिक चर्च सिंस 1662। इन 1920 ही वाज नेम्ड एज पैट्रन ऑफ ऑल मिशंस। ये नाम उनको दे दिया गया था क्योंकि वो इसीलिए आए थे देशों के अंदर कि किसी तरीके से क्रिश्चियन का कंसेप्ट जो है दूसरे देशों तक पहुंचे। सो ऑफ कोर्स आई बिलीव दैट कि मे बी द यूपीएससी, अब मैंने इसलिए ये लिया है क्योंकि इस बार बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ हुई कि सर क्या ये कहीं पूछे जाएंगे, इनका कहीं पे लेगेसी बनती है बेटा। देखिए आपको कंपैरिजन करने के लिए तो फिर तो सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट तो बहुत अच्छा मौका है। अब इधर ये इनकी लेगेसी के मुताबिक यहाँ पे एक 20th सेंचुरी एस्टिमेट करते हैं कि फिगर ऑफ दोज जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया था अबाउट 30,000 एज अपोजिट टू द 1 लाख एज सेडेड बाय द बैरक्यूज एग्जीबिशन। तो ऐसा हो सकता है, मान सकते हैं, जो सूफी संत ने किया बाकी इन लोगों ने भी किया होगा। और यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखने की जरूरत है वो ये है कि हमारे लिए 2 एरिया इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इनके लिए। एक जो इंडिया और जापान है, ये जापान का एरिया याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आज भी उनको सेलिब्रेट किया जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 3 दिसंबर सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी पूछा जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है गोवा के ऊपर से। और ये एक और याद रखिएगा, ये यूनेस्को से इंपॉर्टेंट है, तो ये भी पूछ सकता है। अब यूनेस्को के बारे में अब याद है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दिया गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो होपफुली आपका ये डाउट भी क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, प्लीज डू शेयर। और अगर आप में से कोई बच्चा मिलना चाहता है और डिस्कस करना चाहता है, कोई सवाल भी है, तो प्लीज यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एंड ऑल्सो आप मेरी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे मेरी लाइव क्लासेस ले सकते हैं बाय द नेम ऑफ सुहेल तुर्की। और वहाँ पे मेरी दिन भर क्लासेस चलती रहती हैं, वहाँ से अगर आपको कोई डाउट होता है तो क्लास में आ जाइए और यहाँ पे पूछ लीजिए जो भी होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। एक नई वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नाउ इंपॉर्टेंट, कीप योर कंटेंट लेस, मोर रिविजन एंड करंट अफेयर्स द बैकबोन ऑफ द यूपीएससी। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।